नाजरीन आदाब, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। क्लास में हम आपके सामने लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। लेसन प्लान कैसे डेवलप करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है। तो आइए आज हम इस चीज़ को एक अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम पहले स्टेज पर होते हैं तो हमारे सामने ये एक दुश्वारकुन मसला होता है कि हम लेसन प्लान कैसे लिखें और लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें हम डालें और किसको न डालें। सबसे पहले आप एक नज़र डाल लीजिए लेसन प्लान पर। उसका एक कवर पेज बनाइए, जिस कवर पेज में आप अपना नाम और ये लिख करके कि जैसे लिखते हैं ज़ेरे तरबियत मुअल्लिम का नाम, इसी तरह से फिर कोर्स का नाम। अगर आप सेमेस्टर वाइज में हैं तो सेमेस्टर, अगर ईयरली है तो आप वहाँ उस कॉलम को छोड़ दें। इसी तरह से सेशन डाल दें, रोल नंबर और दर्जा, मजमून, उन्वान यानी कौन सा सबक आप पढ़ाने जा रहे हैं। इसी तरह से वक्फा यानी कितना आप टाइम लेंगे, कितने टाइम तक आपकी ये क्लास चलेगी जिसके लिए आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। आप वहाँ पर डेट दीजिए कि किस तारीख को आप पढ़ा रहे हैं। फिर इसी तरह से स्कूल का नाम और फिर ऑब्जर्व कौन कर रहा है वो भी आप लिख दें, यानी निगरान। ये कवर पेज है जिसको आप लिखेंगे। इसके बाद जो कवर पेज के अंदर जो मटेरियल है वो अहम है। लेसन प्लान दरअसल वो है। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि दर्स व तदरीस एक फ़न है। किसी फ़न की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। पढ़ाना लिखाना ये हर एक के बस की बात नहीं है। गोया कि अगर हम उसको अपने अंदर समाना चाहते हैं, अपना एक स्किल डेवलप कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ काम करने होंगे। आइए हम उस चीज को इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया कि दर्स व तदरीस में कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे फन और फनकार की अजमत में इजाफा होता है। नज़्म व नस्र की तदरीस में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है, जिसका ख्याल एक मुअल्लिम को जरूर रखना चाहिए। अगर वो बेहतर मुअल्लिम बनना चाहता है और वो अपनी बात को बच्चों के सामने अच्छी तरह से पेश करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपने जहन में एक खाका बनाना पड़ता है। और वही खाका जो हम बनाते हैं उसको अगर कागज में उतार देते हैं तो वही दरअसल लेसन प्लान है। और इसके जरिए से तदरीसी मकासिद का हुसूल मुमकिन हो पाता है। आपसे बस छोटी सी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपको अगर ये बातें अच्छी लग रही हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर ये छोटा सा काम आपने कर लिया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबक की तदरीस के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की जरूरत पड़ती है। तदरीस नस्र के लिए, यानी आप अगर नस्र पढ़ाना चाहते हैं, कहानी पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसका मंसूबा सबक नज्म की बनिस्बत दूसरे तरह से तैयार करनी पड़ती है। उसके कुछ अज्जा होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उन पार्ट्स को आप जान लीजिए, फिर हम उन पार्ट्स पर थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन तशरीह करेंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। अगर उनके पार्ट्स की बात करें, जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया कि एक असातिज़ा जो पढ़ाने जा रहा है उसके जहन में खाका होता है कि आज हम जो कुछ पढ़ाएंगे वो बच्चों की समझ में आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ न कुछ मकासिद तय करने होते हैं। तो आमतौर पर दो तरह के मकासिद होते हैं। एक तो मकासिद है उमूमी, यानी आप अगर उर्दू पढ़ा रहे हैं, सोशल पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो उसके एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मकासिद होंगे। वो आप चाह रहे होंगे कि हम कोई सा सबक पढ़ाएं उसके अंदर उतर जाए। इसी तरह से दूसरे मकासद होते हैं खुसूसी। आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हम इस सबक को पढ़ाकर बच्चों के अंदर ये डेवलप करना चाह रहे हैं, ये सिखाना चाह रहे हैं।
तो ये है तदरीसी मकासिद। आपको हम अभी एग्जाम्पल दे करके भी बताएंगे कि उसके झैल में क्या क्या चीजें लिखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। इसी तरह से अगर तीसरे नंबर पर कहें तो साबिका मालूमात होती हैं, उसके बाद तमहीद होती है। तमहीद के अगर कहें तो दो पार्ट्स मान सकते हैं। एक तो ये कि जब भी हम शुरू करते हैं उस बच्चों के सामने तो कुछ सवालात रखते हैं, उसको हम मुहर्रिका के सवालात कहते हैं। उसके जरिए से हम बच्चों को पूछकर अपने सबक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसको ऐलान सबक कहते हैं, जो तमहीद का दूसरा पार्ट हुआ। ऐलान सबक के बाद हम नमूने की बुलंद खानी करते हैं, यानी हम पढ़कर बच्चों के सामने पढ़ते हैं, उसको दिखाते हैं एक टीचर कैसे पढ़ता है। फिर उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ की मश्क की जाती है, अख़्ज़ माना, इसी तरह से खामोश मुताला, तफ़हीम इबारत, उसलूब बयान, जुबान का काम, इनफरादी बुलंद खानी और आखिर में घर का काम। अगर ये आपने जान लिया कि एक लेसन प्लान में, एक मंसूबा सबक में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उस चीज को समझना बहुत इजी होता है। अब वो सारी चीजें आप समझते चलें। हर चीज का कुछ ना कुछ एक मकसद होता है। जुबान की तदरीस का मकसद जुबान की बुनियादी महारतें सिखाना है। ये कौन नहीं जानता, क्योंकि आप जुबान के एक टीचर अगर हैं तो आपको जुबान पर महारत होगी और उसी महारत को बच्चों के अंदर उतारने की, सिखाने की कोशिश होगी। आप ये समझ गए कि एक मकसद उसके उमूमी होते हैं, एक खुसूसी मकसद होते हैं। यानी उमूमी का मकसद मतलब है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने वाला जो भी पढ़ेगा उससे उसके वही मकासद हासिल होंगे। लेकिन एक खास चैप्टर होगा, एक खास लेसन होगा, एक खास सबक है, उसको पढ़कर उसको खास बातें ही मालूम होंगी। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपके सामने हमने पढ़ाने का यह फैसला किया है, पैतरस का एक मजमून है मरहूम की याद में। तो इसके खास मकासद क्या होंगे? खास मकासद ये होंगे कि तलबा के अंदर सबसे पहले ज़ख़ीरे अल्फाज, यानी अल्फाज का इजाफा हो जाए। इसी तरह से हम उसे ये चाहेंगे कि बच्चे में खामोश मुताले की सलाहियत पैदा हो। और फिर इसी तरह से एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है उसका कि जूद खानी और जूद फहमी, यानी बच्चा ज्यादा पढ़े और फिर ज्यादा समझे, इसकी भी सलाहियत डेवलप हो। इसी तरह से हम ये चाहेंगे यह सबक पढ़ाकर कि जो पेतरस बुखारी ने अपना एक तर्ज, उस्लूब, एक स्टाइल लिखने का इख्तियार किया है वो आपके अंदर आए। इसी तरह से जो उसमें कवायद यानी ग्रामर का इस्तेमाल किया गया है उससे भी आपको कुछ ना कुछ रूबरू करवाया जाए, वो भी आप सीख सकें। इसी तरह से जब हम उसके एक चैप्टर को पढ़ें, इतना अच्छा पढ़ लें कि हमको ये ख्वाहिश हमारे दिल में पैदा हो जाए कि पेतरस बुखारी ने और कौन कौन से मज़ामीन लिखे हैं। यानी आपके दिल में पेतरस बुखारी के मज़ामीन पढ़ने का शौक पैदा करना, ये है खास मकासिद। मकासिद के बाद बारी आती है, ये तो हम कागज में लिख लेंगे, अपने दिमाग में ये तय कर लेंगे कि ये करना होता है। बस हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमें लिखना होता है, एक लेसन प्लान तैयार करना है, तो उसके लिए ये काम आपको करने होंगे। लेकिन जब आप बच्चों के सामने जाएंगे तो उसके सामने ये ऑब्जेक्टिव्स आप पेश नहीं करेंगे, आपको तो जाकर अपना काम करना है। तो आप जैसे ही क्लास में एंटर करेंगे, दाखिल होंगे, तो आपको यानी सबसे पहले आपका सामना बच्चों से होते ही आप तमहीद के बारे में सोचेंगे। तो तमहीद एक इसका यानी एक टीचर के लिए बेसिक चीज है। अगर आप तमहीद अच्छी कर लेते हैं तो आप गोया के कामयाब टीचर हैं। मकासिद के ताजुन के बाद सबक को मुतारफ कराया जाता है। ये बहुत अहम स्टेज है। इस जगह पर जो तमहीद के लिए हम चीजें इस्तेमाल करते हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से बच्चा एक टीचर की तरफ मुतवज्जह हो जाए। उसको एक लफ्ज में अगर कहें तो वो है ज़हनी आमादगी। हमारा जहन पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। आमतौर पर इन सब तरीकों में इस बात को मलहूज रखा जाता है कि साबिका मालूमात की बुनियाद पर जो नफ्से मजमून है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस तक तलबा को पहुंचाया जाए। और उसके लिए हम दो चीजों
का इस्तेमाल करते हैं। अब यानी इस जमाने में हो ये गया है कि डायरेक्ट हम क्लास में पहुंचते हैं और बच्चों से कुछ ना कुछ सवालात कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तमहीद हम सवालात ही से करें। आपको अगर कोई कहानी याद आ रही है, आपने रास्ते में कोई ऐसी चीजें देखी हैं जो आपके सबक से मैच कर रही हैं, तो आप उस कहानी को सुनाकर भी ये काम कर सकते हैं, यानी तमहीद कर सकते हैं, सबक का आगाज कर सकते हैं, क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। तमहीद बांधने के काम में सवाल और जवाब का पैराया इख्तियार किया जाता है और ये बहुत अच्छी चीज है। यानी मखसूस नौइयत के एतबार से इसी को तमहीदी सवालात या मुहर्रिका के सवालात कहते हैं। अब उसके बाद जैसे ही आपने तमहीदी सवालात पेश किए या फिर तमहीद के लिए आपने कोई कहानी सुनाई, आप फौरन वहां से कनेक्ट कर पाते हैं अपने सबक को। जैसे ही आप बच्चों के सामने सबक का इजहार कर देते हैं, वही चीज है ऐलान सबक। आखिरी तमहीदी गुफ्तगू या सवाल गुरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, गोया कि हम उससे इज्तिनाब कर रहे होते हैं, बच रहे होते हैं और अपने सबक को पेश करने की कोशिश करते हैं। जब हम आखिरी चीज पेश करते हैं, आखिरी सवाल पेश करते हैं या कहानी का आखिरी पार्ट सुना रहे होते हैं, तो उससे बच्चों के जहन में हम ये डाल रहे होते हैं कि उसके अंदर ताज्जुब हो, वो उसके अंदर इस्तेजाब की कैफियत पैदा हो जाए और तजस्सुस उसके अंदर जाग जाए, वो सोचने लगे कि आखिर इसके बाद क्या होने वाला है। अगर ये आपने पैदा कर लिया है तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे, अपने सबक को उन तक पहुंचा पाएंगे और वो आपकी बातों को गौर से सुनने लगेंगे। फिर वो आपके पास न चू करेंगे न चा करेंगे। सबक का ऐलान कर लेते हैं तो अब जो भी जुबान के टीचर हैं वो करते हैं नमूने की बुलंद खानी, यानी जो चीजें हैं उसके सामने हम पेश कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, यानी जोर से उसके सामने हम पढ़ते हैं। सबक से मुतारफ कराने के बाद मतन पेश करने की बारी आती है। उस्ताद इबारत को बआवाज़ बुलंद पढ़कर बच्चों को सुनाता है। उसमें बच्चों के सामने वो ये दिखा रहा होता है कि पढ़ा कैसे जाता है, अल्फाज के तलफ़ुज़ कैसे अदा किए जाते हैं और फिर कहां पर ठहरना चाहिए, कहां पर नहीं ठहरना चाहिए, ये एक उस्ताद के अंदर होनी चाहिए और वो इन सारी चीजों का इजहार करे जब मतन पेश कर रहा हो। इसके बाद जब वहां पर हम मतन पढ़ चुके होते हैं, पेश कर लेते हैं, तो अब जरूरत पेश आती है तलफ़ुज़ की, यानी तलफ़ुज़ की मश्क। ये आप लिख दीजिए कि कौन कौन से वर्ड हैं। तलफ़ुज़ की मश्क में सबसे पहला काम अगर हम करते हैं तो नए अल्फाज को बोर्ड पर तख्ते स्याह पर लिखते हैं ताकि बच्चे लिखना भी जान सकें, उसको पढ़ना भी सीख सकें। फिर जब वहां पर हम लिखते हैं तो फिर तलफ़ुज़ करते हैं, उसको हम बोलकर सुनाते हैं, बच्चों से बुलवाते हैं, तो इसके जरिए से वो सीख पाते हैं। लेकिन ये जहां तक तलफ़ुज़ की बात है, ये सभी असबाब के लिए जरूरी और लाजिम नहीं है। तलफ़ुज़ की मश्क के लिए इनफरादी तरीका अपनाया जाना चाहिए, यानी एक एक स्टूडेंट, एक एक बच्चे को आप बताएं, उनसे पूछें, उनसे सुने, तो इसमें टाइम काफी स्पेंड होता है, आपका खर्च होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो ये हर चैप्टर में इसको इम्प्लीमेंट लागू नहीं करते हैं। इसी के ज़ैल में ये बता दें कि तलफ़ुज़ का तरीक़ाकार क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि आप जो भी वर्ड आपको लगे कि ये मुश्किल है, उसको तख्ते स्याह पर लिख दें। उसके बाद आप करें कि तलफ़ुज़ की जब आप अदायगी कर रहे हों तो आप ध्यान में रखें कि सही इराब क्या है, यानी ज़बर के बजाय आप ज़ेर न दे दें। इसी तरह से उस वर्ड का लहजा क्या है, उसको जब हम अदा कर रहे हैं, उसको आवाज़ दे रहे हों, तो फिर उसके अरकान का ख्याल करें कि इस वर्ड में कहां कहां पर यानी ऊंच नीच है, इस वर्ड को कैसे अदा किया जाना चाहिए, इसका ख्याल रखना होता है। तलफ़ुज़ की सेहत ग्रामर की रो से परखी जाती है। ये नहीं कि आप जो चाहें, आपके जी में जो आए आप बोलते जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये लफ्ज बना कैसे है, उसकी साख्त क्या है। जब तलफ़ुज़ की हम मश्क करा लें बच्चों से तो जरूरी है अख्ज़े माना,
यानी जो हम वर्ड लिखा रहे हैं उसके माना उसको बताना चाह रहे हैं, तो माना हम अख्ज़ करने के लिए 3 तरीके का इख्तियार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि माना का तयन इबारत या जुमले के सियाक व सबाक में होता है। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसका अपना माने होता है, अपना कोई माना नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको सेंटेंस में ढाल देते हैं, जुमले बना लेते हैं, तो उसके अपने एक माना हो जाते हैं, वो हम समझते हैं, उसकी हम तफहीम कर पाते हैं। इसलिए अल्फाज के माना बताते वक्त अल्फाज को मतन से जुदा नहीं करना चाहिए, बल्कि मतन ही के सियाक व सबाक में उसकी तशरीह करनी चाहिए। अगर उसके ज़ैल में आप उसकी तशरीह करते हैं तो बच्चों को समझने में आसानी होगी। तो इसके लिए उस्ताद लुग़वी माना के साथ साथ मुरादी माना की तरफ भी इशारा करता चला जाए तो बच्चों को समझने में बहुत आसानी होगी। हाँ, आप यहां पर आप नोट कर लें कि अल्फाज के माना बताने के लिए यानी जब भी हम अल्फाज के माना बताएं तो उसके लिए 3 बातों का या 4 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज की मदद से माना अख्ज़ कराएं, यानी हम ऐसे वर्ड बोले उसके आसपास आने वाले वर्ड बोले ताकि बच्चे उसके माना अपने आप बता सकें। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि जो अल्फाज वहां पर बोले गए अगर वो मुरक्कब है तो उसकी तहलील कर लें, उसको काट दें, उसको जुदा कर दें ताकि बच्चे वहां से माना अख्ज़ कर सकें। हो सकता है वो उसके जरिए से माना आपको बता सके। इसी तरह से अगर ये दोनों तरीके से बच्चे माना ना बता सकें, जुमले के सियाक व सबाक में लफ्ज पेश करना है, यानी हमको एक ऐसा सेंटेंस यूज करना है, बच्चे के सामने बोलना है जिससे कि बच्चे फौरन समझ जाए, और वो सेंटेंस ऐसा ना हो कि जो किताब में है उससे भी मुश्किल हो जाए, बल्कि आम जुबान में जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं उस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। जुमले में लफ्ज इस्तेमाल करके तलबा से माना अख्ज़ कराए जाएं, तो इस तरह से भी बच्चे माना बता सकते हैं आपको। अगर ये तरीका कारगर न हो तो चौथा तरीका भी अपना सकते हैं आप, तलबा से बराह रास्त माना पूछ लें। यानी जो वर्ड आया है किसी बच्चे को आप खड़े कीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि इसका माना क्या होता है। यानी ये बात उस वक्त लाजिम है जबकि तीनों सूरतें जो हमने ऊपर बताई कि आप सबसे पहले मुतरादिफ और मुतजाद बोलकर या फिर मुरक्कब अल्फाज की तहलील करके या फिर जुमले में इस्तेमाल करके बतलाइए। अगर ये इससे वो लफ्ज के माना ना बता सकें, यानी आपको तीनों सूरतों में नाकामी हो जाए और तलबा का इश्तिराक अपने साथ आप ना कर पाए, वो माना बताने में कामयाब ना हो पाए, तो आप अब क्या करेंगे? डायरेक्ट आप उसके मानी बता दीजिए। ये तो बातें माना के सिलसिले में हुई कि जो अख्ज़ माना करवाना है तो कैसे करवाएंगे आप। इसके बाद तलफ़्फ़ुज़ की मश्क और अल्फाज की माना बता देने के बाद इबारत की तमाम दुश्वारी दूर हो जाती है। बच्चा समझ पाता है कि किस तरह से इस इबारत को पेश किया गया और इस इबारत में कहा किया जा रहा है, बहुत आसानी से उसके मफहूम से वाकिफ हो पाते हैं। इसके बाद खामोश मुताले का नंबर है। इबारत की तफहीम के लिए जरूरत होती है कि इबारत का खामोशी से मुताला हो, इबारत को चुपके से पढ़ा जाए, होंठ तक न हिलाएं। खामोश मुताले के 2 बड़े फायदे हैं। एक फायदा यह है कि तलबा में ज्यादा पढ़ने की आदत पड़ जाती है, उसकी सलाहियत पैदा होती है, जिसको हम कह सकते हैं, थोड़ी सी उर्दू डिफिकल्ट है, जूद खानी। दूसरा फायदा इसका यह है कि इबारत का मफहूम बेहतर तरीके से अख्ज़ कर लेता है, क्योंकि जब भी हम खामोश मुताला करें उस वक्त किसी किस्म के डिस्टरबेंस नहीं होने चाहिए। उसको जो भी इंस्ट्रक्शन आप देना चाह रहे हैं खामोश मुताले के सिलसिले में, मुताले में जाने से पहले पहले इंस्ट्रक्शन दे दें ताकि वो उन बातों पर अमल करते हुए खामोश मुताले में गर्क हो जाए। इसके बाद तफहीम इबारत का मसला है। उस्ताद तफहीम इबारत के सवाल पूछकर ये जांच करेगा कि बच्चे ने जो अभी खामोश खानी की है, खामोश मुताला किया है, वो कितना समझ पाया है।
जब तक हम सवालात नहीं करेंगे, जब तक हम पूछेंगे नहीं, तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे। इसी को हम कहते हैं तफहीमी सवालात। तफहीमी सवालात के बाद बारी आती है कि अगर आप चाहें तो दोबारा से सबक को पढ़ें, अब उसके बाद उनको वाकिफ कराएं उस्लूब बयान से। जो भी जुबान है उसके बारे में वाकिफ कराना बहुत ज़रूरी है। यानी तफहीम इबारत की बुनियाद पर तर्ज तहरीर या उस्लूब बयान अख्ज़ कराया जाता है। आप उसको बता सकते हैं कि ये लिखने का जो तरीक़ा इख्तियार किया गया है, क्या इसमें रूमानियत है या फिर इसमें तासुरात पेश किए गए हैं या इसमें कहानीपन का अंदाज इख्तियार किया गया है। यानी लिखने वाले ने किस तर्ज से इसको लिखने की कोशिश की है और लिखकर हमारे सामने पेश किया है। इसके बाद जुबान का काम भी करवाएं। यानी मतलब कुछ अल्फाज दे दें आप उनको, अगर मुहावरे आए हैं तो मुहावरा लिखवाएं और मुहावरे के माना बताएं। ये है असल में जुबान का काम। खुद उनको दे दें और उनको कहें कि जुमले में इस्तेमाल करके बताएं वगैरह। इस तरह के काम आप उनसे करवा सकते हैं। फिर उसके बाद इनफरादी बुलंद खानी करवाएं। हर टीचर एक एक बच्चे को खड़ा करे और उनको बुलंद यानी जोर से पढ़ने को कहे, और वो जो पैराग्राफ आपने अभी पढ़ाए हैं उसी पैराग्राफ को बच्चे पढ़ेंगे। जब उसको वो पढ़ेंगे तो उसमें जो भी गलतियां होंगी टीचर सुनेंगे तो वो उस गलती को ठीक करेंगे, उस कमी को दूर करेंगे। तो फर्दन फर्दन शागिर्दों से, तलबा से, बच्चों से इबारत पढ़वाई जाएगी। यहां तक काम हो गया। उसके बाद जब ये काम वो कर लेंगे तो अब टीचर उनको एक होमवर्क देगा, घर का काम देकर वो उस दिन की क्लास को खत्म कर देंगे। उस दिन की क्लास करेंगे। उसके बाद बच्चे फिर अगली क्लास में अगले टीचर आएंगे, वो उनके सबक को सुनेंगे, उनका काम करेंगे। उम्मीद कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लेसन प्लान यहाँ से बनाना सीख गए होंगे और लेसन प्लान में क्या क्या चीजें मलहूज़े नजर रखी जाती हैं उन चीजों को आप अच्छी तरह से जान पाए होंगे। और अब हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद से आप नस्र को पढ़ाने में कभी भी दुश्वारी का सामना नहीं करेंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।